बेटा अक्टूबर नवंबर 2019 वाला पेपर है ये, इसको जरा देख रहे हैं। पेपर 32 हमारा वाला वेरिएंट है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा। Some multinational oil companies extracting oil in developing countries are now required to repair the damage they do to the environment. जो प्रॉब्लम्स या जो डैमेज हम लोग एनवायरनमेंट को करते हैं, we need to repair them back, यहाँ पे जो है सही करना है। Which best describes the total cost incurred by oil companies in such circumstances. External cost, दूसरा लिखा हुआ है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, तीसरा लिखा हुआ है सोशल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। भाई इसने यहाँ पे क्या पूछा आपसे? टोटल कॉस्ट मतलब सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। सीधा सीधा आपको आंसर दी है ना। यहाँ पे देखो सोशल कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ये क्या बात हुई भाई? सोशल कॉस्ट प्लस प्राइवेट कॉस्ट, ये पागल तो नहीं है एग्जाम में? तो ये सारा फॉर्मूला उसने आपसे पूछा हुआ और कुछ भी नहीं पूछा। In an economy, no one can be made better off without making someone else worse off. बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर हम लोग एक बंदे को बेहतर नहीं बना सकते विदाउट मेकिंग द अदर वन वर्स ऑफ। What does not necessarily follow from this? बोलता है कि अगर ऐसे ये मेरा पीपीसी है फॉर एग्जांपल, मैं y से ऐसे x की तरफ आ रहा हूँ, तो मैं y को वर्स ऑफ कर रहा हूँ तभी तो x बढ़ रहा है ना यार, समझे? मैं y को खराब कर रहा हूँ तभी तो x बढ़ रहा है। वही कोई चाहे बताओगे आप तब तक? बस 5 मिनट बनाओगे ना, मेरी चीनी मत डालना उसको, ठीक है? तो बोलता है What does not necessarily follow from this? क्या चीज ऐसी है जो इससे फॉलो नहीं होती? The conditions for allocative efficiency have been met. दूसरा लिखा हुआ है the conditions for productive efficiency have been met. C लिखा हुआ है the distribution of income is socially acceptable. और लास्ट लिखा हुआ है the economy is operating at point on its production possibility curve. देखो have been met, मीट तो हो रहा है ना, एलोकेटिवली एफिशिएंट हो ना। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है आपसे? नॉट। आप इधर नहीं होते क्या प्रोडक्टिवली एफिशिएंट? होते हो ना भाई। इसने क्या पूछा हुआ है? नॉट। डी बोलता है द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो कहाँ हवा में ऑपरेट कर रहे हो क्या? पॉइंट पे ही ऑपरेट कर रहे हो ना। क्या बचा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज सोशली एक्सेप्टेबल। भाई अगर आपके पास, मैं अगर गरीब से पैसा लेके अमीर को देता जा रहा हूं, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है? नहीं है ना। गरीब तो बेचारा मर जाएगा ना, पिसेगा। यानी कि जब भी आप एक को वर्स ऑफ कर रहे हैं और दूसरे को बेटर ऑफ कर रहे हैं, हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, जिसे कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। A government decided to approve a road building scheme because it was socially beneficial. In making its decision, it calculated private cost of 800 million, private benefit of 800 million, external cost of 150 million. What must be true to build the scheme? मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट सिर्फ तब काम करती है जब आपके सोशल बेनिफिट क्या हो, ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। अब मेरी बात सुना, आपके पास सोशल कॉस्ट कितनी गिवन है? 800 प्लस 150, 950 की है। जबकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट गिवन है, एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं गिवन। तो भाई आपका सोशल बेनिफिट ज्यादा होगा 950 से, तभी तो आप स्कीम को बिल्ड करोगे ना। तो क्या ट्रू होना चाहिए इसके अंदर? आपका लिखा हुआ है पहले एक्सटर्नल बेनिफिट इक्वल्स टू प्राइवेट बेनिफिट। गलत बात। एक्सटर्नल बेनिफिट तो ज्यादा होना चाहिए और प्राइवेट बेनिफिट एक्सटर्नल बेनिफिट का, ये दोनों को मिला के सोशल बेनिफिट बनता है। एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड एक्सटर्नल कॉस्ट। भाई आपके पास क्या क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? ये बनेगा फॉर्मूला 800 प्लस एक्स। तो क्या आपके पास एक्सटर्नल बेनिफिट तो नहीं गिवन? आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट कितनी थी? 150। आपका एक्सटर्नल बेनिफिट 150 से ज्यादा होगा तभी तो आप ये काम कर पाओगे ना। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो रही है ना कि एक्सटर्नल जो आपकी बेनिफिट है वो एक्सटर्नल कॉस्ट को एक्सीड कर रहे हैं। दूसरी बात, आपकी एक्सटर्नल जो इधर आओ सी के ऊपर, एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड 200 मिलियन। ऐसा तो कोई इंडिकेशन गिवन ही नहीं है, कहीं बताया हुआ ही नहीं है। देयर वर नो एक्सटर्नल बेनिफिट, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो आपको जो एक्सटर्नल बेनिफिट है शुड बी ग्रेटर देन आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कि वो 150 से ऊपर होना चाहिए। सही है। What is it called when a consumer's marginal utility is greater than the price paid for the good? जब आप प्राइस से ज्यादा पे करते, मतलब आपकी एक प्राइस ये चल रही है फॉर एग्जांपल, ये आपकी डिमांड पर आ रहा है, ये प्राइस चल रही है, ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई।
तो ये ऊपर वाला पोर्शन आपके पास क्या कहलाया जाएगा? जो विलिंगनेस वाला पोर्शन है, जाहिर है सेटिस्फेक्शन है तभी तो विलिंगनेस कर रहे हो ना भाई। अच्छा, अब बोलता है कि कंज्यूमर के पास $3 है स्पेंड करने के लिए। याद करो ये सेम एग्जांपल मैंने आपको नोट्स के अंदर दी हुई है, यूटिलिटी वाले चैप्टर में मैंने कहा था ये एमसीक्यूज के अंदर आएगा। कंज्यूमर के पास $3 है, सही है, और चॉकलेट और टॉफी इन दोनों की प्राइस कितनी है? $1। बोलता है कि भाई मैं $3 को किस तरह स्पेंड करूं, मैं क्या चीज कितनी लूं। आपने सबसे पहले क्या निकालनी होती है? आपने निकालना होता है सेटिस्फैक्शन पर प्राइस। ठीक है, अब मेरी बात सुनना जरा। सबको सेटिस्फैक्शन पर प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय उसकी कॉस्ट। सही है, यही करूंगा। सबको मैंने कर दिया, तो मेरे पास इन दी एंड वही आंसर आ गया जो अपने पास चल रहा। अच्छा अब बताओ, अब मैं ना इस तरह जाऊंगा, मैं देखूंगा अब सेटिस्फेक्शन पर प्राइस आ गई मेरे पास। अगर ये 2 होता फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको 2 से डिवाइड करता, तो सेटिस्फेक्शन पर प्राइस कितनी आ जाती? 8। इसको मैं 2 से डिवाइड करता, कितनी आ जाती? लेकिन अभी 1 है तो मैं इसको 1 से डिवाइड कर रहा हूं। अब सुनो, अब आपने देखना है कि आपके पास सेटिस्फेक्शन पर प्राइस किसमें सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा है कि उस हिसाब से आप स्पेंडिंग करते रहोगे। इन दोनों में से किसमें ज्यादा है? इन दोनों में से किसमें ज्यादा है? चॉकलेट में। आपने एक चॉकलेट परचेज कर ली, अब चॉकलेट का डब्बा क्या हो गया? खत्म। एक चॉकलेट आ गई आपके पास। अब इसको और इसको कंपेयर करो, क्या लोगे आप? टॉफी। एक टॉफी ले ली, तो टॉफी का डब्बा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, कौन ज्यादा है? चॉकलेट। आपने क्या ले लिया? चॉकलेट। एक और चॉकलेट ले लिया आपने। कितने पैसे थे आपके पास? $3 लगा दिए आपने। $3। तो $3 से आपने क्या लिया? 2 चॉकलेट और एक, किधर आ रहा है ये? समझे? The curve JK in the diagram is the consumer's initial budget line. Which combination could cause the budget line to shift to GH? यानी कि आप JK से किधर आ गए हो? आप JK से आ गए हो इधर ऐसे GH पे, सही है। बोलता है कि बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको ये करने के लिए करेगा। अब आप एक चीज को देखो, आपका X कम हो रहा है, बढ़ रहा है। कम होने का मतलब क्या है कि जाहिर है इसकी प्राइस बड़ी होगी, तभी तो मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। यानी कि आपका आंसर ए या सी में से कोई एक है। ये दो तो गलत हो गए, प्राइस डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब वाई पे देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वाई आपका बढ़ रहा है, यानी कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपके पास आपकी इनकम, मनी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई होगी, तभी तो आप वाई को खरीदने की औकात बढ़ा रहे हो ना अपनी। तो आपका आंसर जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 6 का। क्लियर? The diagram shows consumer indifference curve for goods F and G together with consumer's budget line. What could explain the movement from X to Z on the diagram? यानी कि ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम आ गया, सही है, ये आपका दूसरा इक्विलिब्रियम आ गया, और ये आपका तीसरा इक्विलिब्रियम आ गया। आप डब्बे के बीच में हो कि डब्बे के बाहर हो? डब्बे के बीच में हो, तो ये कौन सा गुड होता है आपके पास? नॉर्मल को तो डब्बे के बाहर सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये देखो, ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया, और ये आपका आ गया इनकम इफेक्ट। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जब जा रहे होते हैं तो वो कौन से गुड की बात हो रही होती है? ये फिर तो आउटवे करता है, वो कुछ यहाँ पे आ रहा होता है उसका इक्विलिब्रियम। तो डब्बे के बीच में कौन आता है? डब्बे के बीच में कौन आता है? इंफीरियर गुड आता है। आपके पास वैसे भी देखो ना, प्राइस फॉल होने वाला कर्व बना रही है। प्राइस फॉल होगी और आपका गुड कौन सा चल रहा है? इंफीरियर गुड चल रहा है, सही। A firm has the choice between 5 levels of output. The table shows the total cost and total revenue of producing at each output level. The firm could sell whatever output it produces. लेकिन फर्म कितना बेच रही है? यानी कि ये तो बोलता है कि व्हाट इज द फर्म्स एम। पहला लिखा हुआ है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इसको देखो जरा, यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है आपका? 10,000 माइनस 8,000 कितना आ गया? 2,000। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ गया? मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट? तो हमारा, हम लोग ऑपरेट किधर कर रहे हैं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना भाई? हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट तो नहीं हुआ।
लिखा हुआ है टू मैक्सिमाइज सेल्स, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट आपने बेचना है। मैक्सिमम आउटपुट आप कितना बेच सकते हो, लेकिन आप कितना बेच रहे हो, तो मैक्सिमाइजिंग सेल्स वाला भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो। डी पे आओ, टू मिनिमाइज एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को भी निकाल लो। यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 8, यहाँ पे आ गई 6, यहाँ पे आ गई कितनी आ गई 3 6 15, यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट कुछ आ रही है, 6.1 या 2 कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ आ रही है, और यहाँ पे आपके पास आ रही है 5। आप यहाँ पे देखो आपकी मिनिमम कॉस्ट किधर हो रही है, जबकि आप किधर ऑपरेट कर रहे हैं। क्या आपकी मिनिमम कॉस्ट वाला ऑब्जेक्टिव आप ले रहे हो, नहीं ले रहे। आप किस पे बैठे हुए हो, मैक्सिमाइज रेवेन्यू। क्यों, क्योंकि आपका हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू किस पे आ रहा है, 4000 पे। समझे बात को, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। आगे आओ, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर कमर्शियल बैंक्स यूजुअली फाउंड। मार्केट, कौन सा ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर इसमें कमर्शियल बैंक आपको मिल रहे होते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन, क्या बैंक परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए आपके पास परफेक्ट कंपटीशन वाले। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज़ कंपैरेटिव मार्केट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट। और डी लिखा हुआ है ओलिगोपोली बिकॉज़ दे आर अफेक्टेड बाय द एक्शंस ऑफ अदर फर्म्स। देखो इसका आंसर सी क्या बोलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज़ द कंपैरेटिव मार्केट प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग एक्सेस प्रॉफिट। क्या बैंक एक्सेस प्रॉफिट नहीं कमाता क्या, बहुत कमाता है। आपसे बैंक चार्जेस लेता है, आपको लोन देता है, इंश्योरेंस करता है, 500 काम कर रहा था, तो वो एक्सेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्या, क्योंकि हर बैंक एक दूसरे के एक्शन से डिपेंडेंट है। अभी समिट बैंक जो है उसने, नहीं बैंक इस्लामी है, सॉरी बैंक इस्लामी, बैंक इस्लामी ने एक नई चीज निकाली है कि आप अपना बैंक आओ, सही है, थम अपना लगाओ, अंगूठा लगाओ, और आपको हम लोग बिना चेक के कैश निकाल के देते। हालांकि वो चलता वलता नहीं है, बेकार है वो, लेकिन वो एक नई चीज लेके आया। अब हर बैंक लेके आएगा इस चीज को, समझे बात को, इंटरडिपेंडेंस। What is the condition of operating a successful cartel? सक्सेसफुल कार्टेल चलाने के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप एक लिमिट पे बेचते हैं, अगर आपने लिमिट को एक्सीड किया तो आप गए, तो आप क्या लगा रहे होते हो भाई यहाँ पे, Which assumption is essential for a market to be contestable market? Contestable market का मतलब होता है कि आपके पास कंपटीशन ज्यादा होता है, बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते, बहुत लो होते हैं, आप जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। ए बोलता है मार्केट इज सप्लाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। लाजमी तो नहीं है भाई, 2-3 अगर फर्म्स ही बैठी हैं तो वो भी तो कंटेस्टेबल का ही पार्ट है। फर्म्स आर फ्री टू एंटर एंड लीव द मार्केट, हाँ ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। फर्म्स कैन नॉट अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्या आपने नहीं देखा मोनोपोली को, ओलिगोपोली को, मोनोपोलिस्टिक को एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाते हुए, देखा है ना डायग्राम्स के अंदर। फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स, तो ये तो जरूरी थोड़ी है कि हर मार्केट में डिफरेंशिएटेड आपके पास किसके अंदर होता है, आपके पास ओलिगोपोली के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता, ये मोनोपोलिस्टिक के अंदर होता है। सही है, बचा क्या आपके पास, सही है। व्हाट इज जनरली एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, क्या होती है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, हायरार्की के बीच में मसले आ जाएं, मैनेजर कुछ बोल रहा है, डायरेक्टर कुछ बोल रहा है, फड्डे होना स्टार्ट हो जाए। डायरेक्टर प्रेफर कंपनी ग्रोथ टू ग्रेटर शेयर होल्डर डिविडेंड, बोलता है कि ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिविडेंड, तो फटा है, हो सकता है। मैनेजर्स इग्नोर वर्कर्स कंसर्न अबाउट सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, तो भाई अगर आपके पास वर्क प्लेस के अंदर सेफ्टी इग्नोर कर रहे हो, आपने कोई उनको वो तो नहीं कहा ना कि मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, या फिर जी मैं आपके पैसे रोक दूंगा, या मैं आपको छुट्टियां नहीं दे रहा, हमें काम बहुत कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ही ऐसा ना हो, ये तो हर जगह पे होती है प्रॉब्लम ये। शेयर होल्डर्स डिटरमिन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उनका काम ही नहीं है। वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट मैनेजर्स रीऑर्गेनाइजेशन प्लान, तो ये तो उनका राइट है ना। इस तरह तो कॉन्फ्लिक्ट हर तरह से होते रहेंगे, हम लोग हायरार्की के हिसाब से बात कर रहे होते, तो अपने पास हायरार्की में क्या पॉइंट बचा, डायरेक्टर और शेयर होल्डर। कि डायरेक्टर ने बोला कि भाई मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आप लोगों का डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड कोई आपके ऊपर फतवा नहीं है, डिविडेंड आप खुशी से देते हो, ताकि आपका जो डायरेक्टर है या आपका शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करे और आपका बिजनेस ग्रो करे। The table shows the output of shares at a factory when different number of workers were employed. When will diminishing marginal returns of labor set in? आपका लॉ ऑफ diminishing marginal returns कब से आना स्टार्ट होगा, अब देखो उसने
टोटल नंबर ऑफ चेयर्स प्रोवाइड की गई। पहले के अंदर आप 0 से 7 गए तो आपने टोटल कितना हो गया 7। दूसरा जब बंदा आया तो आप 7 से 17 चलेगा, यानी कि आउटपुट कितने से बढ़ा 10 से, फिर कितने से बढ़ रहा है 9 से, फिर 8 से, और फिर 6 से। तब से आपको डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होना स्टार्ट हो गया 9 वाले। जब आप कहाँ पे जा रहे हो, आप जा रहे हो 13वें वर्कर, थर्ड वर्कर के ऊपर। समझे बात को? तो आपको यहाँ से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होना स्टार्ट हो। The chart gives information about the average daily wage rate of all industries in India. What could have caused this trend in wage rate? बोलता है हर साल के हिसाब से रुपी पर डे आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है। What could have caused this trend in wage rate? बोलता है कि इससे वेज रेट पे ऐसा क्या हुआ होगा जिससे हमारे पास वेज रेट पे ये ट्रेंड आ रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा 14 में बोलता है पहले एन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। अगर तो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा तो लेबर की वेज पे तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी डिमांड कम हो रही है। हमारे पास दो काम हो सकते हैं, या तो आपकी डिमांड कम हो बढ़ रही है इस डायग्राम के हिसाब से, या तो आपकी सप्लाई कम हो रही है, तभी तो आपके वेज इंक्रीज होगी। यही दो काम कर सकते हो ना। यहाँ पे आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है, डिमांड कम हो रही है तो वेजेस कम हो जाएगी। एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, यहाँ पे आपकी सप्लाई बढ़ रही है तो वेजेस कम हो जाएगी। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे भी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आ रहा है तो वेजेस कम हो जाएंगी। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जिससे लेबर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो वेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। समझे बात? A country has a negative income tax regime. The curve NT in the diagram shows the country's initial tax schedule. ये आपका initial tax schedule आपको बता रहा है। NT जो है पहले इस तरह चलता था आपका टैक्स वगैरह का, और अब किस तरह चल रहा है, यूं चल रहा है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये पहले के मुकाबले में क्या हो चुका है, इलास्टिक हो चुका है। सही है। अब ऐसा है, ऐसे पहले क्या होता था, पहले आप देखो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और टैक्स भी अच्छे खासे अमाउंट से बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब क्या हिसाब है, अगर आपकी इनकम ज्यादा से बढ़ेगी तब जाके टैक्स कितना सा बढ़ेगा, थोड़े से बढ़ेगा। यानी कि इन्होंने टैक्स के ऊपर रिलैक्सेशन दे दी। अब पढ़ो इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। A change in tax rate caused the schedule to shift to NT1. How will this affect work incentive and the after tax distribution of income? आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और आपकी वर्क इंसेंटिव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो जब आपके पास टैक्स रेट कम हो गया, लोग ज्यादा काम करने की करेंगे, लोगों को इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, तो इंसेंटिव जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो ये दो तो आंसर आपके पास नहीं है। स्ट्रेंथन होगा, यानी कि लोग काम करने के लिए आएंगे। सही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यार हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किस तरह करते हैं, लोग टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और फिर वो गरीबों पे स्पेंड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें टैक्स ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी। सही है। There is a fixed supply of skilled worker in an industry. Firms can no longer find enough workers to meet their demand of labor. What could be a solution to the problem? बोलता है कि हमारे पास फिक्स सप्लाई चल रही है स्किल्ड वर्कर्स की इंडस्ट्री के अंदर, और वर्कर्स जो हैं वो उनको इनफ लेबर नहीं मिल रहा to meet their demand for labor. What could be a solution to this problem? बोलता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह हो सकता है। अलाउ वेज रेट टू फॉल एज मार्केट डिमांड। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर का मतलब क्या है, हमारे पास डिमांड ज्यादा है और हमारे पास सप्लाई क्या है, सॉरी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। अच्छा अगर मैं वेज रेट को कम कर दूंगा, अगर मैं वेज रेट को कम कर दूंगा उससे तो और डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपके पास शॉर्टेज तो खत्म ना हुआ, वो तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इंट्रोड्यूस वर्क शेयरिंग एंड रिड्यूस वर्किंग आवर्स। बोलता है कि वर्क शेयरिंग इंट्रोड्यूस करवाओ, वर्किंग आवर्स को कम करो। अगर मैं वर्किंग आवर्स को कम करूंगा तो उससे क्या होगा, आपके पास सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन क्या उस टाइम पे आपके पास जो है ओवरऑल बेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई। अगर आप वर्क शेयरिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास लोग काम ही नहीं करने आएंगे। ठीक है, आपके पास वर्क आवर्स सब कम हो रहे हैं, आप तो पहले ही ऑलरेडी डिमांड कर रहे हो ना, आप डिमांड क्या कर रहे हो कि लोग आपके पास काम करने आए और उल्टा वर्क आवर्स कम हो गए, तो क्या ये फायदेमंद होगा। ये तो और डिमांड को हमारे पास बढ़ाएगा। पहले मैं एक बंदे को हायर करता था, अब मैं 4-4 बंदों को हायर करूंगा। मेक ऑफिसेस मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग एयर कंडीशनिंग। तो ये क्या, इससे क्या होगा, क्या होगा,
कितने मोटिवेशन आ जाएगी। अगर इस रूम में एसी ना होता और आप लोग फिर भी बैठ के पढ़ ही रहे होते ना, तो इतना कोई वो तो नहीं मामला। प्रोवाइड मोर ट्रेनिंग कोर्सेस फॉर न्यू रिक्रूट, यानी कि हमारी ट्रेनिंग कोर्स से क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई इंक्रीज हो, और हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो हमारे पास डिमांड बढ़ी हुई है उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। A government is worried about the increasing monopoly power of employer in the wage bargaining process. Which policy combination is most likely to improve the wages and employment prospect for workers? बोलता है कि हमारे पास मोनोपोली की पावर है, तो ऐसा क्या करें जिससे हमारे पास वेजेस भी अच्छी हो और एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी हो। तो ट्रेड यूनियन स्ट्रांग हो या वीक हो, स्ट्रांग हो, तो इनको तो काट दो। अच्छा, इमिग्रेशन कंट्रोल अच्छे हो या बुरे हो, अगर बुरे होंगे तो बाहर से गोरा आके हमारी नौकरी खा जाएगा। लोग तो ज्यादा करना ही नहीं है ना, हमें तो अपने लेबर लोग को हेल्प करना है। तो मुझे इमिग्रेशन कंट्रोल को क्या करना पड़ेगा, ताकि गोरा हमारे मुल्क में ना आए और हमारी नौकरी ना खाए। नेशनल मिनिमम वेज कट करना चाहिए, रेस करना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा। व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर किस तरह नहीं होती, व्हाट इज नॉट अ सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। तो ये तीनों चीजें तो आपने मार्केट फेलियर के टॉपिक में पढ़ी थी ना। A government regards fresh fruit and vegetable as merit good in subsidies and subsidizes agriculture to boost their production. What could government market failure? What could be a government failure rising from these subsidies? बोलता है कि सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग मैरिट गुड को, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह को, तो ये गवर्नमेंट का किस तरीके से एक मार्केट फेलियर क्रिएट कर सकता है। अगर मैं किसानों को सब्सिडीज दूंगा और बोलूंगा कि जाओ खेती बाड़ी करो, प्रोडक्शन करो, तो वो तो हर जमीन पे काम करना स्टार्ट कर देंगे ना। यानी कि जो हमारे पास नेशनल वाइल्ड लाइफ वगैरह है और जो नेशनल हमारे पास फॉरेस्ट वगैरह, उनका इफेक्ट आएगा। तो आपकी इस पॉलिसी का ड्रॉबैक क्या होगा, देखो ये तो बेनिफिट है, ठीक है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, इसने आपसे क्या पूछा हुआ है, मार्केट फेलियर कैसे है। अच्छा, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड, बेटा इसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो आपके पास डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा भाई, इन द डायग्राम ओपी इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड ओक्यू इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी सी प्लस आई प्लस सी, सही है तीनों। व्हाट इज अ डिफ्लेशनरी गैप, मैंने आपको बताया है कि डिफ्लेशनरी गैप आपका जो है वर्टिकल वाला गैप होता है। तो आप देख लो आपके पास डिफ्लेशनरी गैप यहाँ से लेके कहाँ तक चल रहा है, तो आपका 21 का आंसर क्या है भाई, सही है। आगे आए, व्हाट रिप्रेजेंट्स एन इंजेक्शन इन अ कंट्री सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स इंजेक्शन है, विड्रॉल है। उसने क्या पूछा, इंटरेस्ट पेमेंट टू गवर्नमेंट बॉन्ड, ये क्या होगा हमारे पास, चलो छोड़ो इसको देखते हैं। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू फॉरेन शेयर होल्डर, इंजेक्शन है, विड्रॉल है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, देखो ये पता है कौन सा बॉन्ड है जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है लोगों को, तो जो बॉन्ड मैंने परचेज किए हुए थे ना उसके बदले में जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है, ये उसकी बात हो। तो ये क्या है, में इंजेक्शन है ना। उसने पूछा भाई कि आपने बॉन्ड परचेज किए हुए गवर्नमेंट के, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो आपके लिए मुल्क में पैसा आ रहा है ना आपके कंज्यूमर के पास, तो वो आपका इंजेक्शन। What will be the most likely consequence of an increase in dependency ratio? आपका डिपेंडेंसी रेशियो कब इंक्रीज होता है, जब आपका जीडीपी पर हेड डिक्रीज होता है, हो सकता है पॉसिबल आंसर, तभी तो आपका डिपेंडेंसी बढ़ी। जब आपका लेबर प्रोडक्टिविटी गिर रहा है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी का इनकम से क्या लेना देना। अगर मैंने लेबर को बोला मैं दिन की 500 दिहाड़ी दूंगा, तो पहले 10 यूनिट बनाए या 100 बनाए, 500 ही लेके जाएगा ना। इंक्रीज इन लेबर फोर्स, बेटा लेबर फोर्स जब इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है काम भी तो ज्यादा होगा, जीडीपी पर हेड इंक्रीज होगा ना उससे। एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ इससे आपका जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज होता है बिल्कुल। लेकिन सबसे मेजर टर्म क्या है, जब हम लोग बात करते हैं कि आपके मुल्क में डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो हम लोग किसका नाम यूज करते हैं, हम तो जीडीपी पर हेड का नाम यूज करते हैं ना, कि मेजर काम तो इसी का है। हम लोग बोलते हैं कि यार जीडीपी पर हेड गिरेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे मुल्क में डिपेंडेंसी इंक्रीज होगी, सही है।
Which statement is correct? 24 का economic development is necessary for economic growth. ठीक है, economic growth and economic development are directly proportional. Economic growth enables economic development. Economic growth is always sustainable. पहली बात तो it is not always sustainable. ठीक है, ये तो गलत हो गया. Economic development is necessary for economic growth. कह रहा है देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है कि आपकी जो है ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चीजें सप्लाई साइड पॉलिसी, और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, एजुकेशन वगैरह बढ़ना और ये सारा. अगर मेरे मुल्क में रोड बहुत अच्छे हैं, यूएस के अंदर रोड बहुत अच्छे हैं, यूएस के अंदर बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड पीपल हैं, ये बात पता है आपको? यूएसए के अंदर, जर्मनी वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड होमलेस पीपल है, तो क्या उससे लाजमी है इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन तो गया. और दूसरी बात, इज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर मेरे मुल्क में रोड अच्छे नहीं है या मेरे मुल्क में गर्मी ज्यादा है, तो क्या जरूरी है कि मेरे लोग भी जाहिल हो, उनको उठने बैठने की तमीज ना हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना हो? जरूरी तो नहीं है ना. हाँ, तो अपने पास क्या बचा? इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारे पास होती है ना, वो इनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर लोग अच्छे होंगे तो हमारे पास डेवलपमेंट आएगी. आप लोगों ने कोड पढ़ा होगा अपना, क्या था वो, क्या था यार वो, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट वीक टाइम्स, टफ टाइम्स, ऐसा था. तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास अच्छी चीजें होंगी तभी तो जाके आप आगे जाके डेवलपमेंट करोगे ना अपने मुल्क में. द डायग्राम शोज पीपीसी बोलता है एट इनिशियली पॉइंट एक्स, अगर आपको एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए लेकिन पोटेंशियल नहीं चाहिए, पोटेंशियल इंक्रीज हो सिर्फ एक्चुअल इंक्रीज हो, तो आपको किधर ऑपरेट करना पड़ेगा? देखो इन दोनों में तो आपका बाहर जा रहे हो आप, ये तो गायब हो गए. अगर आप ए पे आते हो तो बेटा आप तो पीछे की तरफ आ गए ना, आपका एक्चुअल तो और ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो बचा क्या आपके पास आंसर? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा. उससे थोड़ी, देखो मेरी बात सुनो, आप एक्स पे बैठे हुए थे यहाँ पे, सही है, इतना वाई इतना एक्स बना रहे हो, आपका डिफ्लेशनरी गैप कितना था? इतना. अब आपका डिफ्लेशनरी गैप खाली कितना रह गया? ये कहानी. It is estimated that by the United Nations, the total external debt of developing countries has been increasing by about 425 billion each year. What is least likely to have contributed to this? बोलता है कि आपका जो डेट है तकरीबन 425 बिलियन से हर साल बढ़ रहा है. सबसे कम कौन सा रीजन होगा जिसने ये काम किया हो? अब यहाँ पे आओ. Disincentive for foreign direct investment through political instability. बोलता है कि यार हमारे पास ना जाहिर सी बात है अगर दूसरे लोग आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप डेवलपिंग इकोनॉमी, तो आप तो लोन ही लोगे ना फिर तो आप. तो उसने क्या बोला? लीस्ट लाइकली. तो इससे तो आपके पास होता है ना. बी बोलता है इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट इंडस्ट्रीज, यानी कि हम लोग टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या बढ़ेगा? जिससे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा और हमारा ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्रीज होगा. सही है. आगे आओ. सी विड्रॉल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जाहिर सी बात है तब मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होता. वर्सनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड विद पार्टनर्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब होगा तभी मेरे पास पैसा नहीं आएगा, मेरे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, मुझे क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा. तो आपके पास लीस्ट लाइकली क्या है? क्योंकि आप अगर लोन लेके उसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको रिटर्न भी मिल रहा है, लोग आ रहे हैं आपके मुल्क में टूरिज्म के लिए. सही है. The following are four conditions sometimes attached to IMF loan to developing countries. Which condition would conflict with infant industry argument? अच्छा भाई, the need to allow free trade. अगर आप फ्री ट्रेड खोल दोगे तो बेचारे परेशान हो जाएंगे ना, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है. The need to control inflation, तो ये तो अच्छी बात है ना इन्फेंट इंडस्ट्री के लिए. The need to have contractionary fiscal policy. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में ये भी तो होगा ना, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो कम होगी, तो ये भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना. द नीड टू प्राइवेटाइज गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो इससे हमको क्या लेना देना भाई? ये लोग सिर्फ कब परेशान होंगे? जब बाहर से इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास आना स्टार्ट होगा, इंटरनेशनल कंपटीशन आना स्टार्ट. In which exchange rate regime would the central bank of a country be best able to pursue an independent monetary policy to control the rate of inflation? बोलता है कि हम लोग कब आराम से टेंशन फ्री होके फॉलो कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को,
और इससे जो है ना हमारा इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल हो। तो बोलता है कि फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा लिखा हुआ सिस्टम वेयर कंट्रीज करेंसी हैज टारगेटेड वैल्यू इन रिलेशन टू द यूएसए। तो यूएसए के साथ लिंक कर रही है, तो ये तो आपके कोई कुछ प्रॉब्लम्स आ गई ना यहाँ पे। A system where the central bank buys and sells foreign currency at a fixed rate। यहाँ पे भी आपको रिजर्व वगैरह चाहिए होंगे, आप खुला होकर मूवमेंट तो नहीं कर सकते। Where the country participates in monetary union with other countries, यानी कि कुछ कंट्रीज से हम लोग खुले होकर ट्रेड करेंगे और कईयों से हम लोग टैरिफ वगैरह लेंगे। तो कईयों से तो हम लोग खुल खुल के काम कर रहे हैं ना, कईयों के साथ तो बिना टैरिफ के काम कर रहे हैं, तो उससे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा ना हमारा। तो आपके पास क्या बचा कि सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी से मैं इंटरेस्ट रेट को हिलाऊंगा, फिर वो जो भी होगा अपने आप ऑटोमेटिकली काम होता रहेगा, फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही कोई नहीं, अपने आप मामला होते रहेंगे। सही है। जायज सी बात है, लेकिन एक बेस्ट पॉसिबल आंसर यही है अपने पास। व्हाट इज मेंशन ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ फिलिप्स कर्व, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा होता है? सही है, इन्फ्लेशन का परसेंटेज। Workers in poor countries are often less productive than workers using the same technology in rich countries. What would be most likely to remedy this situation? If for developing countries के अंदर जो poor countries है वहां पे लोग भले same resources क्यों ना हो, लेकिन वो वहां पे कम बनाते हैं as compared to developed countries। तो कौन सी चीज है जो इसको सही कर सकती है? An increase in the saving ratio of poor countries। तो भाई इससे तो आपका मल्टीप्लायर ही गिर जाएगा, वो तो फिर आपके लिए और मसले वाली बात बन जाएगी। ठीक है। इंक्रीज फ्रीडम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्री। तो आपके मुल्क में बचेगा कौन? बचेगा ही कोई नहीं। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज आए, स्किल्स आए। द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर इम्पोज्ड बाय रिच कंट्रीज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम पुअर कंट्रीज। तो सही है, आपके पास इंपोर्ट बैरियर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, हट गए हैं, लेकिन उससे जो आपके पास डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो भी तो बेचारा परेशान होगा ना। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप इंपोर्ट भी तो करोगे। समझे बात को? क्लियर है? तो ये भाई आपका पूरा नवंबर 19 वाला पेपर था। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है 20 के ऊपर जाएंगे। सही, चलिए।